10 मई 1857 जगह मेरठ। शाम ढल रही थी, छावनी में बेचैनी थी। भारतीय सिपाहियों के भीतर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। कुछ ही घंटों में यह गुस्सा ऐसी आग बनने वाला था जो मेरठ से दिल्ली पहुंचनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की बुनियाद हिला देगी। मगर इस कहानी में एक नाम ऐसा भी है जिस पर आज भी कायदे से चर्चा कम होती है, धन सिंह गुर्जर, जिन्हें धन सिंह कोतवाल भी कहते हैं क्योंकि वे मेरठ के कोतवाल थे। जरा सोचिए, जिस आदमी पर अंग्रेजी शासन की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, उसी पर आरोप लगा कि उसने विद्रोहियों को रोकने की बजाय उनका साथ दिया। यानी एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ अपना समाज और अपना देश। और जब चुनने का वक्त आया तो लोकप्रिय स्मृति और कई आधुनिक सरकारी वृत्तांत कहते हैं कि धन सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की बजाय विद्रोह का रास्ता चुना। मगर कहानी इतनी सीधी भी नहीं। धन सिंह के बारे में आज भी बहुत कुछ कहा जाता है। सोशल मीडिया पर अनेक दावे चलते हैं। सवाल है कि इतिहास के दस्तावेज क्या कहते हैं। क्या धन सिंह 1857 की मेरठ क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे? क्या उन्होंने जेल के दरवाजे खुलवाकर सैकड़ों कैदियों को मुक्त कराया? क्या आसपास के गुर्जर गांवों के हजारों किसान उनके बुलावे पर, उनके आह्वान पर मेरठ पहुंचे? और सबसे खास बात, 1857 केवल बंदूक उठाने वाले सिपाहियों की कहानी थी या उसके पीछे किसान, कारीगर, दलित पिछड़े समुदाय और आम जनता का भी एक विशाल विद्रोह खड़ा था। आज सामाजिक न्याय की पाठशाला में हम किसी बड़े महापुरुष की बात नहीं करेंगे। हम इतिहास के उन परतों को खोलेंगे जिसने सत्ता के केंद्र से दूर खड़े लोगों की आवाज को अक्सर दबाया। क्योंकि सामाजिक न्याय का सवाल केवल यह नहीं है कि आज सत्ता में किसकी हिस्सेदारी है, सवाल यह भी है कि हमारे इतिहास में किसकी हिस्सेदारी है। कौन थे धन सिंह कोतवाल? सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। धन सिंह कोतवाल कौन थे? सबसे पहले जो जानकारियां उपलब्ध हैं और चर्चित हैं, उनके मुताबिक धन सिंह गुर्जर का संबंध मेरठ के पास स्थित पंचली या पांचली खुर्द गांव से माना जाता है। 1857 के समय वे मेरठ की पुलिस व्यवस्था से जुड़े थे और उन्हें आमतौर पर सदर कोतवाल या कोतवाल धन सिंह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, धन सिंह की आज प्रचलित जीवनी का हर विवरण समान रूप से प्रमाणित नहीं है। उनकी जन्मतिथि, परिवार, शुरुआती जीवन और कई घटनाओं को लेकर बाद की स्थानीय स्मृतियों, सरकारी दस्तावेजों और लोकप्रिय लेखन में बहुत अलग अलग विस्तार मिलता है। मगर समकालीन अभिलेख हर बात की पुष्टि नहीं करते। इसलिए इतिहास पढ़ने का पहला नियम यह है कि जहां दस्तावेज हैं वहां दस्तावेज के साथ चलिए, जहां लोक स्मृतियां हैं उसे लोक स्मृति की तरह बताइए। यही तरीका धन सिंह के महत्व को कम नहीं करता बल्कि उन्हें ज्यादा गंभीर ऐतिहासिक शख्स बनाता। अब चलते हैं 1857 मेरठ में। धन सिंह को समझना है तो पहले उस समय के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कायदे से समझना होगा। अंग्रेज केवल भारत पर राजनीतिक शासन नहीं कर रहे थे, उन्होंने गांव, जमीन, लगान, पुलिस और प्रशासन सबके रिश्ते बदल दिए थे। किसान पर राजस्व का दबाव था, स्थानीय सत्ता संबंध बिल्कुल बदल चुके थे। अंग्रेजी शासन की नई प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीण जीवन के पुराने ढांचे में हस्तक्षेप कर रही थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गुर्जर समुदाय की बड़ी मौजूदगी थी। 1857 में जब मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हलचल फैली, उसमें गुर्जरों समेत अनेक स्थानीय किसान समुदायों की भागीदारी बहुत अहम दिखाई देती है। यही वह बिंदु है जहां 1857 को केवल छोटा सा विद्रोह कहने वाले औपनिवेशिक नैरेटिव कमजोर हो जाता है। क्योंकि सवाल उठता है कि अगर ये केवल सिपाहियों का विद्रोह था तो गांव में क्यों उत्तेजना हुई, किसान क्यों जुड़े, स्थानीय प्रशासन पर हमला क्यों हुआ, राजस्व व्यवस्था क्यों निशाने पर आई और अंग्रेजों को विद्रोह दबाने के लिए केवल छावनियों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दमन करना पड़ा। 10 मई 1857
यह तारीख है जिसमें मेरठ में एक नया इतिहास लिखा गया। 1857 के विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक मेरठ छावनी से जुड़ी है। कारतूस विवाद के बाद भारतीय सैनिकों में असंतोष पहले से मौजूद था। 9 मई को 85 भारतीय सैनिकों को कठोर सजा दी गई। अगले दिन यानी 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क गया। भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जेलें खोली गईं, कैदियों को मुक्त कराया गया, अंग्रेजी सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया गया और इसके बाद विद्रोहियों का बड़ा हिस्सा दिल्ली की ओर बढ़ गया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। और बहादुर शाह जफर याद आता है ना, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ले जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और इसका जवाब जफर ने जो लिख कर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वही बहादुर शाह जफर जिन्हें विद्रोह का नायक बनाया गया। मगर मेरठ की इस पूरी घटना में एक और खास चीज हुई। सैनिकों के साथ स्थानीय नागरिक और ग्रामीण समूहों भी सक्रिय हो गए और यहीं धन सिंह का नाम बहुत खास सामने आता है। कोतवाल होकर अंग्रेजों के खिलाफ, यही धन सिंह की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पुलिस औपनिवेशिक शासन का हिस्सा थी। उसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अगर विद्रोह हो रहा था तो पुलिस अधिकारी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो विद्रोह को दबाए। मगर धन सिंह पर बाद की जांच और विवरणों में यह आरोप सामने आया कि उन्होंने विद्रोह को रोकने में अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई, बल्कि स्थानीय विद्रोही गतिविधियों को सहायता मिली। यानी अंग्रेजी प्रशासन की नजर से देखें तो यह कर्तव्य से गद्दारी थी और विद्रोहियों की नजर से देखें तो यही औपनिवेशिक सत्ता से बगावत थी। यही फर्क इतिहास की सियासत को समझाता है। जिसे अंग्रेजी दस्तावेज रिबेल, बदमाश या डिसलॉयल कह सकता था, स्वतंत्र भारत की स्मृति उसी शख्स को स्वतंत्रता सेनानी कहती है। इसलिए औपनिवेशिक दस्तावेज पढ़ते समय भाषा भी पढ़ना चाहिए। अब आते हैं जेल खोलने वाली उस कहानी पर। धन सिंह के बारे में सबसे चर्चित दावा है कि मेरठ की जेल से कैदियों को मुक्त कराने में उनकी सबसे खास भूमिका थी। लोकप्रिय और सरकारी स्मृति वृत्तांतों में बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई का उल्लेख मिलता है। और लेकिन एक सावधानी, जेल तोड़े जाने और कैदियों के मुक्त होने का तथ्य 10 मई की घटना का हिस्सा है, लेकिन धन सिंह की व्यक्तिगत भूमिका और हर संख्या प्रमाणित हो ये जरूरी नहीं। इसलिए इतिहास को थोड़ा बहुत बारीकी से समझना होगा। लेकिन एक बात खास है, मेरठ में विद्रोह केवल सैनिक बैरक के भीतर नहीं कैद रहा, वह बहुत तेजी से शहर और गांवों तक फैला। और इसी सामाजिक विस्तार में धन सिंह जैसे स्थानीय लोग बहुत खास हो जाते हैं। गांव से शहर की तरफ आते लोग। धन सिंह से जुड़ी लोकप्रिय स्मृति में कहा जाता है कि मेरठ के आसपास के गांवों, खासकर गुर्जर बहुल क्षेत्रों से बड़ी तादाद में गांव में रहने वाले लोग गांव से निकलकर इस विद्रोह में शामिल हो गए। अब संख्या अलग अलग हो सकती है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1857 के दौरान गुर्जर ग्रामीण समूहों की बड़ी गतिविधि हर इतिहासकारों ने दर्ज की है। उन्होंने कई जगह अंग्रेजी शासन, प्रशासन, संचार और राजस्व व्यवस्था को चुनौती दी। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि 57 की लड़ाई केवल मंगल पांडे, मेरठ के सिपाही, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी इतने में ही सीमित कर देना इतिहास से दगाबाजी होगी। इसके नीचे एक दूसरा इतिहास भी समानांतर जारी था। वो गांव का था, वो किसानों का था, वो स्थानीय समुदायों का था। अब इसमें गुर्जर समाज की भूमिका को कायदे से समझे। उस समय के हालात तो थोड़े अलग बेशक थे, मगर गुर्जर समुदाय स्वयं अलग अलग इलाकों में अलग सामाजिक और आर्थिक हालात में मौजूद था। उत्तर भारत, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर समुदाय व्यापक तौर पर किसान और पशुपालन से जुड़ा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती और जमीन का गहरा संबंध रहा और अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के साथ जमीन, राजस्व का सवाल और स्थानीय स्वायत्तता के प्रश्न सीधे ग्रामीण समुदायों को प्रभावित कर रहे थे। इसीलिए 57 के दौरान अनेक गुर्जर समूहों का अंग्रेजी गतिविधियों में शामिल होना किसी एक व्यक्ति को अचानक दिए गए आदेश से पैदा हुई घटना नहीं है। उसके पीछे कई वर्षों का गहरा असंतोष था। इसीलिए हम कहते हैं कि 1857 केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। ब्रिटिश इतिहास लेखन ने लंबे समय तक इसे सिपाही म्यूटिनी कहा, यानी सिपाहियों की बगावत। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने इसे कहा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग परतें खोली।
कुछ इतिहासकारों ने बताया कि सैनिक विद्रोह के साथ अनेक क्षेत्रों में किसानों, तालुकेदारों, आदिवासी समूहों, पिछड़े समुदाय के लोगों, कारीगरों, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग से जुड़े आम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसकी वजहें अलग अलग थी। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, 1857 के ऊपर 2026 की राजनीतिक शब्दावली चिपका देना इतिहास नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आम जनता की कोई भूमिका ही नहीं थी। 57 एक घटना नहीं थी, वह अनेक असंतोषों का विस्फोट था और यहीं धन सिंह को बहुत खास अहमियत मिलती है। धन सिंह न कोई राजा थे, न किसी बड़ी रियासत के शासक, न किसी विशाल सेना के सेनापति। उनका महत्व इस बात में है कि वे 1857 के स्थानीय सामाजिक चरित्र को सामने लेकर आते हैं। एक स्थानीय पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी, लेकिन पृष्ठभूमि गांव की, शहर मेरठ का, आसपास विद्रोही किसान, छावनी में बगावत करते सैनिक, इन सबको एक क्रम में रखिए, तब 1857 का नक्शा बदल जाएगा और तब इतिहास केवल राजमहलों और राजा रानियों के संघर्षों तक महदूद नहीं रहेगा। इतिहास में कौन दिखाई देता है, यहीं से सामाजिक न्याय की पाठशाला का असली सवाल शुरू होता है। आप अपनी स्कूल की इतिहास की किताब याद करिए, कितने राजाओं के नाम याद हैं, कितने गवर्नर, जनरल, वायसराय, लेकिन अपने इलाके के कितने किसान विद्रोहियों का नाम आप जानते हैं? उनमें कितनी महिलाएं थी, उनमें कितने दलित बहुजन नायक थे, कितने आदिवासी थे, कौन हस्तशिल्प कारीगर, कुटीर उद्योग वाले थे, छोटे स्थानीय विद्रोहियों को कितना जानते हैं आप? इतिहास में नहीं मिलेंगे ये लोग। जिस समाज का इतिहास नहीं होगा, उसकी अगली पीढ़ी को यह महसूस होने लायक चीजें नहीं मिलेंगी कि उनके पुरखों ने इतिहास बनाया था। जबकि सच्चाई कई बार यह होती है कि इतिहास उन्होंने बनाया, किताब किसी और ने लिखी। लेकिन एक दूसरा खतरा भी है और यहां अपने लोगों से एक बात कहनी होगी, इतिहास में प्रतिनिधित्व की कमी का जवाब झूठा इतिहास गढ़ना नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया पर हर समुदाय अपना नायक खोज रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर कई बार क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के नाम से ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जन्मतिथि तय कर दी, हजारों की सेना तय कर दी, एक भाषण लिख दिया, एक नारा जोड़ दिया और फिर इंटरनेट पर वही बात 100 वेबसाइट कॉपी करके रख देती है। 100 वेबसाइट पर लिखा होना प्रमाण नहीं होता, सबकी जड़ में एक ही अप्रामाणिक कहानी हो सकती है और कई बार कुछ लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि दो समुदायों को आपस में लड़ाया जा सके और असली इतिहास को छिपाया जा सके। इस साजिश से सामाजिक न्याय की पाठशाला आपको आगाह करती है। धन सिंह जी का सम्मान करना है तो उन्हें मिथक बनाकर नहीं, रिसर्च करके करिए। नाम को लेकर तो दिलचस्प सवाल है। 1857 के औपनिवेशिक दस्तावेज और बाद की व्याख्याओं में नामों की वर्तनी तथा पहचान को लेकर समस्या आ गई। कहीं स्थानीय उच्चारण अंग्रेज अधिकारी अपनी तरह से करते थे, कहीं एक ही व्यक्ति के कई अलग अलग नाम मिल गए। धन सिंह से जुड़े शोध में भी धुन्ना सिंह जैसे उल्लेखों की पहचान कर चर्चा हुई, इसलिए केवल नाम मिलता जुलता देखकर निष्कर्ष मत निकालिएगा। जगह, घटना, क्रम, उन सब से इतिहास की रिसर्च होनी चाहिए। धन सिंह की मौत कैसे हुई, यहां भी एक लोकप्रिय कथा है। बहुत सारी कथाएं, कई स्मृति वृत्तांत उन्हें अंग्रेजों द्वारा मार दिए जाने या फांसी दिए जाने का उल्लेख करते हैं। पंचली खुर्द पर ब्रिटिश प्रतिशोध और हमले की कथाएं भी स्मृति की महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो वहां के लोगों में प्रचलित है, मगर अलग अलग विवरणों के तारीख, घटनाक्रम और मृत्यु की परिस्थितियों में अंतर मिलता है। इसलिए सबसे सुरक्षित ऐतिहासिक निष्कर्ष यह है कि धन सिंह 1857 के मेरठ विद्रोह से जुड़े एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थानीय शख्स के रूप में सामने आते हैं, मगर उनकी मृत्यु समेत जीवन के कई सूक्ष्म विवरण अभी और शोध की मांग करते हैं। ऐसा कहना उनका अपमान नहीं, यही इतिहास के प्रति ईमानदारी है। आज धन सिंह जी की विरासत पर राजनीति भी हो रही है। कहानी 1857 से निकलकर आज की राजनीति में आती है। धन सिंह गुर्जर की स्मृति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से मजबूत हुई है। उनके नाम पर स्मारक बने, प्रतिमाएं बनने लगी, संस्थागत स्मरण और सरकारी कार्यक्रम भी होने लगे। राजनीतिक दलों और सरकारों के द्वारा भी उन्हें याद किया जा रहा है और सवाल यहीं दिलचस्प हो जाता है, आखिर अचानक इतिहास के भूले हुए नायकों को राजनीति इतनी शिद्दत से क्यों खोजती है? क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं है, इतिहास वर्तमान की राजनीतिक पूंजी भी होता है। जिस समुदाय को लगता है कि उसके नायक को सम्मान नहीं मिल रहा, वहां राजनीतिक संदेश भी जाता है और इसीलिए किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को सम्मान देने और उनकी विरासत पर राजनीतिक दावा करने, दोनों में फर्क है। गुर्जर समाज
उसको लेकर के आज एक जैसी स्थितियां नहीं है। अलग अलग राज्य में गुर्जर समाज कहीं बहुत ताकतवर है, कहीं कमजोर भी है। कहीं वह ओबीसी व्यवस्था के भीतर आता है, कहीं वह मांग कर रहा है कि वह ओबीसी में आ जाए, कहीं वह सामाजिक प्रभाव ज्यादा रखता है और कहीं उसके विपरीत परिस्थितियां। इसलिए पूरे गुर्जर समुदाय को एक ही आर्थिक और राजनीतिक श्रेणी में रखना अन्याय होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है प्रतिनिधित्व का। नौकरी में कितने गुर्जर हैं, शिक्षा में कितने, विश्वविद्यालय में कितने, नौकरशाही में कितने, विधानसभा और संसद में कितने, और इतिहास के किताबों में कितने। यहाँ पीडीए का सवाल कहाँ आता है? अब कोई कहे कि 1857 में धन सिंह जी थे और पीडीए आज की राजनीति का उदाहरण है, दोनों को क्यों जोड़ रहे हो? बिल्कुल सही सवाल। धन सिंह जी को आज की पीडीए की राजनीति का नेता घोषित करना ये हमारा मकसद नहीं है, मगर पीडीए या सामाजिक न्याय की राजनीति जो बुनियादी सवाल उठाती है, प्रतिनिधित्व, सम्मान, न्याय और हिस्सेदारी, उन सवालों के सारे हम ये जरूर कहेंगे कि अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी, किसान, वंचित समुदायों ने इतिहास बनाने में हिस्सा लिया तो इतिहास लिखने में उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? अगर देश बनाने में उनकी हिस्सेदारी है तो संसाधन में कहाँ है? अगर उनकी हिस्सेदारी इस मुल्क को बनाने बचाने की लड़ाई में है तो सत्ता में कहाँ है? और हिस्सेदारी तय करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? आंकड़ा। इसीलिए जाति जनगणना का सवाल केवल कुछ जातियों की संख्या गिनना नहीं है, उसका मूल सवाल है कौन कितने हैं और कहां किस हाल में, किसके कितनी भागीदारी, किसके कितनी हिस्सेदारी। धन सिंह जी की कहानी से हमें क्या मिलता है? शिक्षा। मेरे लिए धन सिंह जी की कहानी किसी जाति का गौरव गान भर नहीं है। अगर हम उन्हें केवल गुर्जर गौरव तक सीमित कर देंगे तो शायद उनकी ऐतिहासिक संभावना को हम छोटा कर देंगे। उन्हें 1857 के उस व्यापक सामाजिक संसार में देखना होगा जिसमें सिपाही था, किसान था, कारीगर था, गांव था, शहर था, हिंदू मुसलमान थे, गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़े सब थे। अलग अलग जातियों और समुदायों के लोग थे। उनकी शिकायतें अलग हो सकती हैं लेकिन उनके हित एक जैसे नहीं थे। फिर भी एक क्षण ऐसा आया जब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अनेक धाराएं एक जगह कर मिले। यही 1857 की ताकत थी। इसलिए अगली बार जब 1857 का नाम आए, आप मंगल पांडे को याद करें, लक्ष्मीबाई को याद करें, बेगम हजरत महल को याद करें, कुंवर सिंह को याद करें, बहादुर शाह जफर को याद करें, मगर मेरठ के उस स्थानीय कोतवाल को भी याद करें जिसका नाम था कोतवाल धन सिंह गुर्जर। और केवल धन सिंह को ही नहीं, उनके गांव तक जाएं, उनके जिले का इतिहास देखें, उनके समुदाय के किसानों, महिलाओं को देखें, उन कारीगरों को भी पहचानें, उन दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों तक भी पहुंचे आप जिनका नाम शायद किसी बड़ी किताब के बड़े पन्ने पर नहीं आ सका। लेकिन अपने नायकों को सम्मान देकर अपने समुदाय को जागरूक करिए, न्याय और समता की लड़ाई में शामिल करिए, क्योंकि सामाजिक न्याय एक वृहत्तर समाज बनाने की कल्पना है। और याद रखिएगा, जो अपने अतीत के इतिहास को सहेज नहीं सकता वो समाज अपने वर्तमान और भविष्य की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। इसलिए पढ़िए, अतीत में जाकर पढ़िए कि आपके बीच के वो पुरखे, वैचारिक लोग कब, कौन सा, कहां संघर्ष किए जिसका फायदा हमें आज मिल रहा है। उस इतिहास को सहेजिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास सहेजा और हमें इतिहास सौंपा ताकि हम बेहतर भविष्य बना सकें। सामाजिक न्याय की पाठशाला का यही मकसद है। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइएगा। ऐसे किसी और नायक पर अगर आप कोई कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हम अगली बार उन पर बात करेंगे। फिलहाल सामाजिक न्याय की पाठशाला की तरफ से कोतवाल धन सिंह गुर्जर को क्रांतिकारी सलाम करते हैं हम। नमस्कार।